जो सोबराय से अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ आया हुआ हो, वो जो भी रहा हो, ये खुशी की बात है कि इसका किस्सा तमाम हो गया। आज सोबराय की नीयत खुलकर सामने आ गई। वो अब भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। अव्वल खान बोला, आज अगर हमारा होमवर्क जरा भी कमजोर होता तो सोबराज अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। मुझे इस बात की खलीश है कि आज उससे सामना नहीं हुआ। उसकी कोई बात काबिल एतबार नहीं है। वो हर सूरत से तुम्हें घेर घार कर यहाँ बुलाना चाह रहा था और अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। अपनी आमद के बारे में उसने तुम्हें शुरू से तजब्जुब और बेयकीनी में मुब्तला किए रखा। वो जितनी शिद्दत से मेरे पीछे लगा हुआ है, उसके बिना पर मेरे जहन में एक नया नजरिया जन्म ले रहा है। आज के वाकयात इस नजरिए की तायद कर रहे हैं। क्या कोई नई बात जहन में आई है? अव्वल खान ने पूरे इश्तियाक लहजे में पूछा। मुझे जलाल की बातों में वजन नजर आ रहा है। मैंने अपने सर को नफी में जुम्बिश देकर कहा, शुरू से उसे चुभा है कि ग्रीन कोबरा राजमहल की आतिशनी में जलकर राख हो चुकी है। सोबराय ने अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए फाइल महफूज होने का शोशा छोड़ा है। पहले तुम जलाल से इख्तलाफ कर रहे थे। इस तब्दीली का कोई ना कोई सबब तो होगा। वो अमरीकियों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर इनसे मुआफी हासिल करना चाहता है। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा, इसके लिए ग्रीन कोबरा काफी है। अमरीकी इस खित्ते में चीन और भारत के मास्टर प्लान जानने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। फाइल के मुकाबले में सोबराय की मुआफी की कोई वक़्त नहीं है। यह बात यूं ही होती तो अब तक तय हो चुकी होती। सोबराय ने बिला वजह वाशिंगटन की मंजूरी का ढकोसला खड़ा किया है। इसे मालूम है कि हम उसके दावे की तस्दीक या तरदीद हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। मेरी बात का बुरा न मनाना, अव्वल खान ने नरमी से कहा। तुम्हारी इस थ्योरी में कई खामियां हैं। अव्वल तो ये तुम्हारी राय है, तुमने इसके हक में कोई दलील नहीं थी। दलील भी सुन लो। मैंने उसकी बात वहीं काट दी। मुझ तक रसाई की कोशिशों में हरीफों के बहुत से अहम मोरे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। टाम का ताज़ा तरीन वाक़या उसकी बदतरीन मिसाल था। सोबराय ये बातें जानता है, इसलिए खुद अलग थलग रहकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पैसे के बल पर आदमी लड़ाने का आदी है। आज भी उसने एक ऐसी कोशिश करके मुंह की खाई है। इसके पास वो फाइल होती तो भारी कुछ तो खून का खतरा मोल लिए बगैर इसी के जरिए अपनी राह सीधी करने की कोशिश करता। वो इस मुतबादल रास्ते से महरूम है, इसलिए अपने सर धड़ की बाजी लगाकर मुझे पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी ये बात दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें गहरा कलक होगा। कलक किस बात का होगा? मैंने नीम दिली से कहा। लड़ाई में हकायक हर लम्हे बदलते रहते हैं, सच्चाई आखिर में सामने आती है। पार्क टावर्स में वो तुम्हें ग्रीन कोबरा का फरेब देकर भागने में कामयाब हुआ था। अव्वल खान ने मुझे याद दिलाया, उस वक्त तुम उस नतीजे पर पहुंच चुके होते तो सोबराय का किस्सा वहीं खत्म हो जाता। इतनी भाग दौड़ की नौबत ना आती। ये होता रहता है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं छोड़ा था। अभी भी ये सब हमारे ख्यालात हैं। हकीकत सोबराज अपनी जुबान से उगलेगा कि फाइल आग की नजर हो गई थी या वाकई उसकी तहवील में है। दूसरी बात यह है कि चीन की हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है। गहरी दोस्ती न होने की वजह से अमेरिका चीनी अज़ाइम से बेखबर है और इनके हर राज का सबसे बड़ा खरीदार साबित हो सकता है। मगर भारत से उसकी गहरी दोस्ती है। खित्ते में दोनों की मिली भगत चल रही है। इसके लिए इस फाइल की क्या अहमियत हो सकती है? भारत बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। वो अपने खुफिया कौमी मंसूबे किसी दोस्त को भी नहीं सौंप सकते। अमेरिका वो जानता है जो सामने है। तवील मुद्दत के भारतीय मंसूबे एक राज हैं। वो फाइल इन राजों की नकाब कुशाई करती है। मैंने तफसील से बताया, अगर वो फाइल चल चुकी है तो इसकी नकलें भी इसी कदर अहमियत रखती हैं। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि सोबराय के पास असल है और ना उसकी नकल। उसने मुझे अपने एतमाद में लेने के लिए वो कहानी सुनाई थी। उसकी सारी जुस्तजू मुझे ज़ेर करने के लिए है। आज होने वाला भारी जानी नुकसान उसके होश उड़ा देगा। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से हथियार नहीं डालूंगा। मैंने कहा, इसी वजह से उसने बैक वक्त 7 आदमियों का लश्कर भेजा था। ये इनके मुकद्दर की खराबी थी कि इनकी मौजूदगी में जलाल के 3 आदमी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। 7 में से कोई भी वहां से नहीं निकल सका होगा। सब जख्मी या मुर्दा हालत में वहां पड़े रहे होंगे। आईबी वालों को खराश तक नहीं आई होगी। यह तफसील जलाल से मालूम होगी। आज का सेहरा उसी के सर है। इसमें शक नहीं कि इन लोगों ने बर वक्त फायर खोलकर तुम्हारे दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए। लेकिन पहल तुमने की थी। तुमने पहले से कोहनी मार कर मुझे होशियार न कर दिया होता तो मैं तुम्हारी चीख सुनकर घबरा जाता। मैंने वो इशारा पाते ही इस पर हमला कर दिया। मैं हैरान हूं कि दोनों इंफ्रारेड दूरबीनों को धोखा देने में कैसे कामयाब हो गए। वो सब कराए के जंगजू थे। इन्हें पहाड़ी पर जमे हुए लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इत्तिफाक से पहाड़ी की जड़ में चले गए होंगे। ढलान और चट्टानों की वजह से वो दोनों ऊपर वालों की नजरों से ओझल हो गए। मैं हैरान हूं कि सोबराय को पैसे के बल पर ऐसे लोग कहां से मिल जाते हैं जो चंद सिक्कों के हसूल के लिए अपनी जानों पर खेल जाते हैं। शेरदिल की मिसाल तुम्हारे सामने है।
بعد میں तुमने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसने निक को मारने की पहली कोशिश सोबराज के मां पर की थी। ये दौर बहुत बुरा आ गया है। लोगों ने पैसे को अपनी जात बना लिया है। इसके हासिल करने के लिए वो इज्जत, शोहरत और जान तक दांव पर लगा देते हैं। मैं अपने शिकार को मुक्के मार मार कर खत्म करना चाह रहा था। ऐसे लोग सिसक सिसक कर मरे तो इन्हें अंदाजा हो कि जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है। तुमने गुस्से में उसकी खोपड़ी उड़ाकर मेरे साथ जुल्म किया। आज मेरा स्कोर फिर 0 रह गया है। ये सब दिल को समझाने वाली बातें हैं। हम दोनों का कोई स्कोर नहीं है। आज का पूरा ऑपरेशन आईबी वालों के खाते में दर्ज किया जाएगा। वो चोरों और स्मगलरों की टोली को ठिकाने लगाने पर हर एजाज के मुस्तहिक हैं। मैं वसूख से कह सकता हूं कि इन साथों में कोई नाम निहाद शरीफ आदमी भी शामिल नहीं होगा। ऐसे बदखसल लोगों की सरकोबी आईबी के दायरे कार में नहीं आती। सोबराज की वजह से जलाल को आज के कजिए में हाथ डालना पड़ा। खुशी की बात यह है कि वो सुरखरू रहा। इस दौरान में ऑपरेटर्स मेरी गोद में पड़ा रहा। कुछ देर तक इस पर पैगामात के भरपूर तबादले की आवाजें आती रहीं। शायद वो लोग अपने हरीफों के गिर्द सिमटने की कोशिशें कर रहे थे। फिर इंसानी आवाज़ों का सिलसिला मौकूफ हो गया। शायद वो पहाड़ी से उतर कर नीचे आ चुके थे। मैंने रेडियाई लहरों के बेमानी शोर से उकता कर ऑपरेटर्स बंद कर दिया। कार्रवाई के इस मरहले पर जलाल को छेड़ना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर बाद हम रोशनियों के हदूद में दाखिल हुए तो मुझे अव्वल खान के चेहरे पर 1-2 ज़रबात नजर आई। इसके दोनों हाथों पर सूखे हुए खून के निशान भी नुमाया थे। मैंने किसी चीज़ की निशानदही नहीं की और सफ़र खामोशी के साथ जारी रहा। हम घर पहुंचे तो वहां सब लोग बेचैनी से हमारी वापसी का इंतजार कर रहे थे। अव्वल खान हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम होने के लिए सीधा सुल्तान शाह के बाथरूम की तरफ चला गया। इन तीनों ने मुझे घेर लिया। कुछ तफसीलात के साथ ताज़ा तरीन वाक़यात सुनकर गजाला ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम दोनों एक जानलेवा सूरत हाल से 2-4 होने के बाद कामयाबी से जिंदा और सलामत लौट आए थे। सुल्तान शाह को भी ये जानकर खुशी हुई कि वह लोग तादाद में 7 होने के बावजूद हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे। इन दोनों के बरक्स वीरा ने किसी खास रद्द अमल का मुजाहिरा नहीं किया। इसके तेवरों से जाहिर हो रहा था जैसे उसके लिए इन वाक़यात की ज्यादा अहमियत न हो। तुम इन दोनों की वापसी से कुछ नाखुश नजर आ रही हो। सुल्तान शाह ने उसे टोका। तुम्हें ऐनक की जरूरत है, तुम्हारी बेनाई खराब हो रही है। वीरा के पास दंदान शिकन जवाब तैयार था। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने सुल्तान शाह के साथ म्याना रवि तर्क करके दोबारा जारहाना अंदाज इख्तियार करने का फैसला कर लिया था। इसी लम्हे वीरा को एहसास हो गया कि वो इसे सख्त जवाब दे बैठी है। उसने किसी के मुंह खोलने से पहले जल्दी से कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारा अंदाजा गलत है। मेरे हिसाब से सोबराज को खुद वहां आना चाहिए था। मैं सोच रही हूँ कि डैनी से कहाँ गलती हुई थी। डैनी सर के बल खड़ा हो जाता तब भी वो बुज़दिल वहां ना आता। अव्वल खान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए जवाब दिया। इस वक्त सोबराज का सिर्फ एक मकसद नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरह डैनी को ज़ेर कर दे। वो खुद मुकाबले पर आने से घबरा रहा है। सारा काम भाड़े के टट्टुओं से निकालना चाह रहा है और आज उस कोशिश में नाकाम हुआ है। हैरत है कि वो साथ थे और तुम दोनों को ज़ेर नहीं कर सके। वीरा की मनफी तनकीद जारी रही। तुम वहां मौजूद होती तो ये सवाल ना करती। इनके 3 आदमी सामने आए थे। 4 अफराद अपनी कमीनगाह में दुबके हुए थे। जरूरत पड़ने पर वो भी सामने आते, लेकिन वाकयात इतनी तेजी से रुनमा हुए कि इनकी मुदाखलत की नौबत आने से पहले ही इन पर आग बरसने लगी। मैंने बताया, यानी अब सोबराज खुलकर तुम्हारे सामने आ गया है। वीरा ने मुझसे तस्दीक चाही। आज के वाकयात के बाद किसी आड़ मोड़ की गुंजाइश नहीं रहती। ये बुरा हुआ, वीरा सोचते हुए बोली। अब इससे तुम्हारा राब्ता टूट जाएगा और कुछ पता नहीं चल सकेगा कि वो किस सिमत में सोच रहा है। खुली दुश्मनी में यही होता है, हरीफ एक दूसरे को बताकर वार नहीं करते। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अब सोबराज इस सफ में आ गया है, उसे फोन करके देखो कि अब वो क्या कहता है। वीरा ने मशवरा दिया। इसके आदमी बदतरीन शख्स से 2-4 हुए हैं। मैंने खफीफ से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने अपने हाथ से 2 आदमियों को मारा है, मगर मुझे ये पता नहीं कि 7 में से कितने जिंदा बचे हैं। आज की रात गुजर जाने दो, कल रवानगी से पहले उसे छेड़ूंगा। इस वक्त तक उसे अपने भेजे हुए आदमियों के अंजाम का इल्म हो चुका होगा। मैंने टिकट देखे हैं, हमारी सिमतें मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों परवाजों की रवानगी में सिर्फ आधे घंटे का फर्क है। तुम 11 बजे और मैं 11:30 बजे रवाना हो जाऊंगी। मैं इससे बहुत पहले सोबराज से बात कर लूंगा। मैंने उसे यकीन दिलाया। मैं तुम्हारे मशवरे से पहले यह फैसला कर चुका था। हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात बहुत संगीन नौइयत के थे। वो तीनों इस बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन हम खुद पूरी तफसीलात से बाखबर नहीं थे। इस तसादुम में मेरी और अव्वल खान की हैसियत मेहमान अदाकारों जैसी थी। हम सजे सजाए महाज पर पहुंचे। दुश्मन ने ललकारा तो हमने अपने जौहर दिखाए और वापस लौट आए। इससे आगे की तफसीलात जलाल से मालूम हो सकती थी। अगली सुबह हमारी रवानगी के पेश नज़र मुझे कभी उम्मीद थी कि वो इन सातों के मामले को तेजी से निपटा कर किसी भी वक्त हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। 2 बजे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई।
ڈور بیل بجی اور پھر وہ ابرار کے ساتھ گھر میں آ گیا۔ اس وقت تک ہم سب ان واقعات پر مغز زنی کر رہے تھے۔ اول خان اپنے گھر فون کرنے کے بعد جم کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہماری روانگی سے قبل وہ رات ہمارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اسے جلال کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ آتے ہی باری باری ہم دونوں سے بغلگیر ہوا اور پھر خاص طور پر ویرا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آج ساری تیاریوں کے باوجود میں یکا بے بس ہو گیا تھا۔ بدماشوں پر فائر کیا جاتا تو گولی بہک کر ان کو ہلاک یا زخمی کر سکتی تھی، مگر ان دونوں نے زبردست بہادری دکھائی اور چشمے صدر میں وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جس طرح تمہارے آدمی بعد میں لڑائی میں شامل ہو گئے تھے، اسی طرح میں نے بھی ڈینی کی تقلید کی۔ اول خان نے وہ وضاحت سنی سمجھی۔ اصل کارستانی ڈینی کی تھی۔ اس کی کونی لگتے ہی میں تیار ہو گیا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا۔ ان میں سے 4 مرے ہیں، 3 زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں۔ وہ سب سورت کے وجے نامی بدماش کے لیے کام کر رہے تھے۔ تینوں میں سے کوئی سوبراج کو نہیں جانتا۔ جلال نے مزید انکشاف کیا۔ سورت؟ ویرا نے حیرت سے دہرایا، یہ تو شاید کوئی بھارتی شہر ہے۔ ہاں، ایک شخص کی اکھڑی اکھڑی اردو اور ناک نقشے سے مجھے چھپا ہوا تھا کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ میں نے ویرا کی تائید کرتے ہوئے کہا، اب جلال اس کی تائید کر رہا ہے۔ وجے کیا کہتا ہے؟ اول خان نے تجسس کے ساتھ سوال کیا۔ وہ کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں رہا، جلال نے متاسفانہ لہجے میں بتایا۔ جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا تمہاری گاڑی سے دور نکلا، میرے ایک نشانچی نے اسے تاک کر ڈھیر کر دیا۔ پکڑے جانے والوں میں 2 اس کے ساتھی ہیں، وہ بھی بھارتی شہری ہیں۔ سورت کے بدماش کراچی میں کیا کر رہے تھے؟ ویرا نے حیرت سے کہا۔ یہ وجے اور سوبراج کا گٹھ جوڑ تھا، جلال نے بتانا شروع کیا۔ ان 3 بھارتیوں سمیت 4 پاکستانی بھی ماہی گیری کرتے ہیں۔ اس آڑ میں یہ سب سادہ لو لوگوں کو بھاری رقموں کے عوض خلیج کے دہانے پر واقع ریاستوں میں اسمگل کرتے ہیں۔ وجے ایک بڑے فشنگ ٹرالر کا مالک تھا۔ وہ سال کے زیادہ حصے میں گہرے سمندر میں رہتا تھا۔ اس کے کارندے ماہی گیری کی چھوٹی لانچوں میں چوری چھپے لوگوں کو وجے کے ٹرالر پر پہنچاتے ہیں۔ یہ دھندا کاٹھیا واڑ سے کوادر تک کی ساحلی پٹی پر ہوتا ہے۔ ہمارے بعض ماہی گیر بھی وجے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹرالر پر پہنچائے جانے والے بے یقینی کے عالم میں جانوروں کی طرح اپنے دن گزارتے ہیں۔ بیماروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مرنے والوں کی لاشوں کو بے رحمی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ٹرالر پر کھیپ پوری ہو جاتی ہے تو وجے اپنا رخ خلیج کی طرف موڑ لیتا تھا۔ وہاں اس کا ٹرالر گہرے سمندر میں بظاہر ماہی گیری کرتا رہتا تھا۔ اس دوران میں اس کے عرب ایجنٹ اپنی لانچوں کے ذریعے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں عمان کے کسی ویران ساحل تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ وجے کی کہانی ہوئی۔ وہ سوبراج سے کیسے مل بیٹھا؟ ویرا نے پوچھا۔ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکا۔ قاسم فشریز، روزگار انٹرنیشنل اور کارگو کنگ کے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پرانے ملازم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وجے مقامیوں سے لین دین کے معاملات نمٹانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہو اور سوبراج نے اسے اپنے کام میں اٹکا لیا ہو۔ یہ سب ابتدائی معلومات ہیں، تفتیش ہوگی تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ میں تم لوگوں کی روانگی کے پروگرام کی وجہ سے سب کچھ ادھورا چھوڑ کر ادھر چلا آیا تھا کہ تم کو بریف کر سکوں۔ کس سلسلے میں؟ بریفنگ کا ذکر آتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جلال نے اول خان پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ تم لوگوں کی سفری ضروریات کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ اس میں $40,000 کے ٹریول سے چیک ہیں، انہیں آپس میں بانٹ کر پشت پر دستخط کر لینا تاکہ ان کے کھونے کی صورت میں کلیم کیا جا سکے۔ میں نے لفافہ تھام کر کہا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ بڑی رقم ہے، کہاں سے دے رہے ہو؟ میں خود تنخواہ دار سرکاری ملازم ہوں، اپنی جیب سے نہیں دے سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ رقم اسی مد میں سے آئی ہے جسے ٹکٹ بنوائے گئے ہیں۔ اول خان کی موجودگی کی وجہ سے اس نے سیکرٹ فنڈ کا ذکر گول کر دیا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے کام کا پیشگی معاوضہ ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چاہو تو یہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ اس نے بلا پسو پیش جواب دیا، تم نے پہلے بہت سے کام کیے ہیں اور اب گرین کوبرا فائل کی تلاش میں ہو۔ وجے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ چھوٹا راجن اور سوبراج میں بھی مفاہمت چل رہی ہے۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، قاسم بتا چکا ہے کہ یہاں سے جانے والی ہیروئن چھوٹا راجن کے ذریعے ہی بیچی جاتی تھی اور سوبراج اسی سے اپنا حساب کتاب کرتا تھا۔ بس یہی تمہاری بریفنگ ہے۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ میں مشرق کی طرف جا رہا ہوں، ویرا اور سلطان شاہ کا رخ مغرب کی طرف ہوگا۔ یہ دونوں سیر و تفریح کے سوا کیا کریں گے؟ انہیں نذرانہ مل رہا ہے تو کام بھی ملنا چاہیے۔ تمہاری طرح ویرا بھی بہت سمجھدار ہے۔ اگر اس کے اور سلطان شاہ کے درمیان مفاہمت کی فضا رہی تو یہ دونوں وہاں سے واپسی پر خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ سرزمین پر تم سے کوئی چوک ہو گئی تو پھر نجات کی راہ نہیں مل سکے گی۔ کوئی کام ہو یا نہ ہو، اپنی زندگیوں کو ہرگز داؤ پر نہ لگانا۔ آخری فکرے اس نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ کام ہو یا نہ ہو، سرکاری وظیفہ مل گیا ہے، ویرا نے شوخی سے کہا۔ اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کوئی اسے بلا وجہ داؤ پر نہیں لگاتا۔
तो मुझे इन लोगों के फ़ोन नंबर दे दो जो अमेरिका में तुम्हारे लिए काम करते हैं, ताकि किसी ज़रूरत के वक्त मैं इनसे रब्ता कर सकूं। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, जलाल ने कहा। इसका जवाब सुनकर वीरा का चेहरा उतर गया और वो बोली, तुमने डैनी को अपने बैंकॉक ब्यूरो वाले का नंबर दे दिया है, तो मेरे लिए सहूलत क्यों नहीं है? ओहो, तुम हर बात को पल भर में ज़ाती सतह पर ले जाती हो। जलाल ने हंस कर जवाब दिया, तुम्हारे बजाय डैनी अमेरिका जा रहा होता तो इसे भी मेरा यही जवाब होता। इस वक्त अमेरिका और यूरोप के बाद अहम मुल्कों में हमारे आदमी किसी खास मिशन में मसरूफ हैं। हम खुद भी किसी नागुज़ीर ज़रूरत के तहत इनसे रब्ता करते हैं। जलाल का जवाब सुनकर अव्वल खान की आंखों में यकायक चमक सी लहरा गई, जैसे वो जलाल की बात की तह तक पहुंच गया, मगर वीरा मुतमईन नहीं हो सकी। तुम भी इनसे रब्ता करने से गुरेज कर रहे हो तो किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं इस तफसील पर रोशनी नहीं डाल सकता। जलाल ने मुआजरत की, तुम्हारे सवाल का जवाब रियासती राजों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के दायरे में आता है। तुम फिक्र न करो, जो ही हालात ने इजाज़त दी तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। ये तुम्हारे मसाइल हैं, वीरा ने शाने उचका कर बेपरवाही से कहा। इनके बारे में तुम बेहतर फैसले कर सकती हो। मैं अमेरिका में अपने वसाइल से भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। वीरा इस वक्त अच्छे मूड में थी। वो बात किसी बदमज़गी के बगैर टल गई। जलाल को जिंदा पकड़े जाने वालों से बाज़ पर उसकी ज़्यादा फिक्र थी। वो इस अहम काम को ज़ाती तौर पर अंजाम देना चाहता था। वीराने में हमारे साथ अचानक रूनमा होने वाली खतरनाक सूरत हाल पर ज़ाती मुआज़रत करने के लिए वो लाशों और कैदियों को अपने आदमियों के सुपुर्द करके हमारी तरफ दौड़ा चलाया था। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। चंद मिनट बाद वो इंतहाई पुरतपाक अंदाज में हम चारों को अलविदा कहकर रुखसत हो गया। इसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो अपनी मसरूफियात की बिना पर हमारी रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर नहीं आ सकेगा। मैंने भी इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मुझे उम्मीद थी कि हमारी पाकिस्तान से रवानगी में कोई रुकावट पेश आई तो अव्वल खान हमारी मदद के लिए वहाँ मौजूद होगा। एक बार अपने वतन की सरजमीन छोड़ देने के बाद हमें दरपेश फौरी खतरात में नुमाया कमी आ सकती थी। मुबारक हो। एक कदरे तवील और बोझल सकूत के बाद वीरा मुझसे मुखातिब होकर बोली, अब हम चारों पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट बन गए हैं। अहमकाना बातें मत करो, मैंने कदरे तुर्श लहजे में कहा। तुम नन्ही सी बच्ची नहीं हो, इन खेलों को खूब अच्छी तरह जानती हो। हम अमन आफियत की राह से अचानक तलवार की तेज धार पर आ गए हैं। तलवार अपनी जगह से हिल जाए या हमसे कोई लफ्जिश हो तो उन सूरतों में नतीजा एक ही निकलेगा, हम बेमौत मारे जाएंगे। यह ऐसा खतरनाक मामला है तो तुम्हें जलाल की पेशकश कबूल करने से साफ इनकार कर देना चाहिए था। वो मेरे लहजे की तुर्शी की परवाह किए बगैर बोली, वो तुम्हारा गहरा दोस्त है, तुम पर जबरदस्ती कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेगा। इसने अपनी दानिश में हमारे साथ बहुत बड़ी भलाई की है। मैं इसे इस फैसले के मनफी पहलुओं पर बात नहीं कर सकता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें इस फैसले में कीड़े क्यों नजर आ रहे हैं? उसने बरजस्ता सवाल कर डाला। तुम इस वक्त उलझी हुई बातें कर रहे हो। डैनी की बातों में कोई इबहाम नहीं है। अव्वल खान ने मजबूत लहजे में मेरा साथ दिया। ऐसे कामों में आर्जी अमले की कोई हैसियत नहीं होती। वो किराए के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जब तक हालात साजगार रहते हैं सभी ने अपने सर का ताज बनाए रहते हैं।